हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल होम साइंस में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें हम लोग दो फॉर्म अच्छे से पढ़ चुके थे। जब हम कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किए थे तो मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटेंगे, जैसे कि मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड। तो मैंने मोनोसैक्राइड्स और डाइसैक्राइड को क्लियर कर दिया है, आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अब हम पॉलीसैक्राइड के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीसैक्राइड्स पॉलीसैक्राइड भी कार्बोहाइड्रेट का भाग है। जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट जैसा कि आप जानते हैं कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। हम लोग इससे अधिक मात्रा में ऊर्जा लेते हैं, मतलब हम लोग ऊर्जा के लिए इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो वो सबसे पहला उसका वो पॉलीसैक्राइड में टूटेगा, फिर डाइसैक्राइड में टूटेगा, फिर सबसे लास्ट में मोनोसैक्राइड में टूटेगा। और आप सभी जानते हैं कि ऊर्जा का पाचन हमारे शरीर में सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज के रूप में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो पॉलीसैक्राइड्स है इसको जटिल कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। क्यों जटिल कहा जाता है? क्योंकि ये अघुलनशील होता है, मीठा होता है। इसमें सेल्यूलोज, स्टार्च, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, डेक्स्ट्रीन ये सब आते हैं। और आपको पता है ये जो सेल्यूलोज, स्टार्च, पेक्टिन है ये सब हमारे शरीर में पाचन नहीं होते हैं, ठीक है। और ये घुलते भी नहीं हैं, अगर घुल भी जाएंगे तो सिर्फ कोलाइड फॉर्म में रहेंगे। जो ये पॉलीसैक्राइड है इसमें 3 या 3 से अधिक शर्करा की इकाइयाँ होती हैं, मतलब 3 या 3 से अधिक, कभी तो 5000 से भी अधिक हो सकती हैं। पॉलीसैक्राइड जो होता है ये भी ग्लूकोज से ही बना होता है। जैसे कि आप जानते हैं ग्लूकोज के रूप में टूटेगा, सबसे छोटी इकाई है। तो ये भी छोटे छोटे अणुओं से मिल के ही बना है। तो इसको कहते हैं एक श्रृंखला होती है, मतलब एक ये श्रेणी के रूप में तैयार होती है, ठीक है। और ये जब सूखती जाती है ताप के प्रभाव में आकर के, तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं सेल्यूलोज जो होता है, फाइबर जो होता है, ये टाइट हो जाता है, जिसका हमारे शरीर में पाचन नहीं होता है। ये सिर्फ जानवर के शरीर में ही पाचन होता है। और उसके बाद हम लोग पढ़ सकते हैं, इसको देख सकते हैं, इसके पॉलीसैक्राइड के मुख्य 5 बहुआयामी शर्कराएं हैं। वैसे बहुत से हैं, लेकिन हम यहाँ 5 का नामकरण कर दिए हैं जो मुख्य हैं एग्जाम की दृष्टि से भी, और वैसे भी मुख्य है क्योंकि इनका नाम पहले आ जाता है। पहले बात करेंगे हम स्टार्च की। स्टार्च जो होता है ये ताप एंजाइम के अम्ल के प्रभाव से डेक्स्ट्रीन में चेंज हो जाता है। अब डेक्स्ट्रीन क्या है, आप सोच रहे होंगे डेक्स्ट्रीन क्या है। तो डेक्स्ट्रीन वही है भाई जिसकी वजह से रोटियों में या फलों में भूरा कलर आता है, जो भूरा कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। अब कह रहा है ये ताप और एंजाइम अम्ल के प्रभाव से स्टार्च जो है डेक्स्ट्रीन में चेंज हो जाता है। और स्टार्च मिलता कहाँ है? ये पेड़ पौधों के जड़, बीज, फूल और फल के में उपस्थित होता है। यह मुख्यतः एमाइलेज तथा एमाइलोपेक्टिन से मिलकर बना होता है। फ्रेंड्स, स्टार्च ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, आप ऐसे ही सुन सकते हैं, आपको वैसे भी पता चल जाएगा जब आप ये मेरा वीडियो देखने के बाद बिंदा सिंह या रीना खनूजा का कोई सा भी बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा वीडियो कितना यूजफुल है। अब हम बात करेंगे ये जो स्टार्च है, स्टार्च पे किसकी क्रिया हो रही है? देखिए टाइलिन की क्रिया हो रही है, तो ये डेक्स्ट्रीन में चेंज हो रहा है। अब डेक्स्ट्रीन में चेंज हो गया तो डेक्स्ट्रीन में भी किसी की क्रिया होगी, तब जब इस पे डेक्स्ट्रीन में भी क्रिया होगी, पाचक एंजाइम की क्रिया होगी, तो ये माल्टोज में चेंज होगा। और माल्टोज पे जब माल्टेज एंजाइम की क्रिया होगी तो ये ग्लूकोज में चेंज होगा। हमने बार बार बताया है कि कार्बोहाइड्रेट की सरलतम इकाई, सबसे सरलतम इकाई ग्लूकोज होती है, और ग्लूकोज के रूप में ही हमारे शरीर में पाचन होता है। क्योंकि आप लोग ऐसे भी जानते हैं जब हमें लगता है कि मेरे शरीर में ऊर्जा खत्म हो गई है और ऊर्जा की आवश्यकता है, तो हम लोग ग्लूकोज 1 चम्मच घोल के पी जाते हैं, क्योंकि ये त्वरित ऊर्जा का स्रोत है, ये हमारी बॉडी को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डेक्स्ट्रीन की। तो डेक्स्ट्रीन क्या होता है? ये रोटी में लाल भूरे रंग की देखने को मिलेगी या फलों में। एक मिनट सर, एक मिनट फ्रेंड, हम थोड़ा सा डर गए थे, सोचे कैसी आवाज़ आ रही है। तो आप देखेंगे ये डेक्स्ट्रीन टाइलिन की क्रिया से स्टार्च डेक्स्ट्रीन में चेंज हो जाता है। और ये रोटी का भूरा रंग कार्न शुगर, कार्न सिरप तथा शहद में अधिकता होती है, मतलब ये कार्न शुगर और शहद में और कार्न सिरप में डेक्स्ट्रीन की अधिकता होती है। हालांकि इसका पोषक मूल्य यानी कह सकते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू 0 होता है। और अब ये है ग्लाइकोजन। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 550 ग्राम ग्लाइकोजन इकट्ठा होता है। आपको पता है हमारे शरीर में ग्लूकोज सिर्फ
हमारे शरीर में ग्लूकोज सिर्फ 80 से 100 ml प्रति 100 mg ग्लूकोज होता है। और ये जो 500 ग्राम ग्लाइकोजन चेंज हो रहा है, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज, मान लीजिए कह सकते हैं ग्लूकोज हमारे शरीर में 80 से 100 mg प्रति 100 ml ग्लूकोज रहेगा, 100 ml। अब मान लीजिए हम लोग ज़्यादा खा लिए, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले लिए, तो ये ग्लूकोज चेंज होगा किसमें? ये ग्लूकोज चेंज होगा ग्लाइकोजन में। ये ग्लूकोज चेंज होगा किसमें? ग्लाइकोजन में चेंज होगा। अब ग्लाइकोजन हमारे शरीर में कहाँ रहेगा? अब ये ग्लाइकोजन जब चेंज हो जाएगा तो ये यकृत में इकट्ठा हो जाएगा और मांसपेशियों में, मतलब जितना भी इकट्ठा होगा ये 550 ग्राम से नहीं होगा, और यकृत में कह सकते हैं 200 से 250, और बाकी मांसपेशियों में ये सब संग्रहित रहते हैं। और जब हम किसी फास्ट में भोजन नहीं ले पाते हैं टाइम से, तो यही ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज के रूप में चेंज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। आज हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे, जैसे कि आप समझ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण क्या होता है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण के बाद हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अभी तो हमने समझा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कैसे प्राप्त होता है और इसका वर्गीकरण कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या हैं। तो पहला कार्य अगर हम बात करें तो ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड, ये कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। हम अपने भोजन में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं, कह सकते हैं कि 70 से 80% भी, और विकसित देशों में तो 40 से 50% तक ही कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं, बाकी ऊर्जा प्रोटीन से लेते हैं। हमारे रक्त में ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ये हमारे रक्त में ग्लूकोज 80 से 100 mg होता है। फ्रेंड, हम जब कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं तो उसके सरलतम इकाई ग्लूकोज में टूटता है, और हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा इतनी होती है, मतलब 80 mg प्रति 100 ml, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये ग्लूकोज इससे जब ज़्यादा हो जाएगा तो ये चेंज होता है ग्लाइकोजन में। ये फ्रेंड्स, जब ग्लूकोज हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाएगा तो ये चेंज होगा ग्लाइकोजन में, और ये ग्लाइकोजन संग्रहित होगा हमारे शरीर के दो पार्ट में, यकृत में और मांसपेशियों में। यकृत की क्षमता है 150 से 200, और मांसपेशियों की क्षमता होती है 200 से 300 या 250 भी कह सकते हैं। अब अगला हम लोग स्टेप देखेंगे। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गए, ग्लूकोज ये शरीर में 80 mg प्रति 100 ml मिलेगी, लेकिन 1 ग्राम ग्लूकोज से 1 ग्राम अगर ग्लूकोज की बात करें, इससे हमको 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रही है। ठीक है फ्रेंड, मतलब हम लोग जितना हम लोग कार्बोहाइड्रेट ग्रहण कर रहे हैं उसमें हमको जितना भी ग्राम रहेगा उससे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए हमने इसको बताना जरूरी समझा। अगला स्टेप देखेंगे प्रोटीन की बचत। अभी मैंने बताया कि हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और सबसे ज़्यादा हम लोग ऊर्जा लेते हैं कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, लेकिन जो प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है, और हम लोग ज़्यादा प्रोटीन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है, इसलिए हम लोग ज़्यादा ऊर्जा प्रोटीन से नहीं ले पाते हैं। लेकिन जब हम लोग अपने ऊर्जा की आवश्यकता कार्बोहाइड्रेट से पूरा कर लेते हैं तो ये प्रोटीन की बचत करता है, और प्रोटीन का काम जो निर्माण करने का काम है, हमारे शरीर को सुंदर स्वस्थ सुडौल बनाने का कार्य है, और हमारी कोशिकाओं ऊतकों जो भी टूट फूट है, मरम्मत है, उसको करने का काम है। ये अपना काम खुद कर पाता है, और ऊर्जा देने का काम कार्बोहाइड्रेट करता है। तो जब प्रोटीन की बचत होगी तभी ये अपना काम कर पाएगा, मतलब निर्माण का कार्य खुद कर पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद अगला पॉइंट है विटामिन बी समूह के संश्लेषण में। कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो विटामिन बी समूह का संश्लेषण करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, विटामिन बी समूह हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है, और कार्बोहाइड्रेट खुद आवश्यक है, क्योंकि इसके पहले मैंने बताया था जो सेल्यूलोज होते हैं, स्टार्च होते हैं, ये हमारी आंतों को स्वस्थ बनाए रखने का काम करते हैं, भले ही इसका न्यूट्रिशन वैल्यू शून्य होता है। अब अगला है कैल्शियम के अवशोषण में। कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति में ही कैल्शियम का अवशोषण हमारे शरीर में हो पाता है। ठीक है, फिर अगला है पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में। कार्बोहाइड्रेट का काम पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में भी होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जो प्रोटीन होता है इसका डाइजेशन हो जाएगा, लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होते हैं, ये हमारी आंतों को स्वस्थ बनाए रखने का काम करते हैं, जैसे कि रफेज, सेल्यूलोज। जब हमारा डाइजेशन सिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, यानी कब्ज की समस्या हो जाती है, तो हमको फाइबर यानी रेशे युक्त पदार्थ लेने की ज़्यादा ही सलाह दी जाती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत होता है। अगला है रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करने में।
फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी कम करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो रफेज हैं, सेल्यूलोज हैं, जितने भी ऐसे पदार्थ हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं, ये हमारी आंतों की सफाई करेंगे। और रक्त में ये कोलेस्ट्रॉल मोम जैसा पदार्थ होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का स्तर जब ज़्यादा हो जाएगा तो भी ये हमें नुकसान करता है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल रक्त में एक मात्रा में होनी चाहिए, जब हम बसा पढ़ेंगे तो इसको समझेंगे। तो जब ये कार्बोहाइड्रेट हम लोग पर्याप्त मात्रा में लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी ये कम करेगा और हमारी आंतों को, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, विषाक्त पदार्थों को हानिरहित बनाने में। जब हम कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं या खाना खा लेते हैं तो हमारे पाचन के दौरान कुछ विषैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोरोनिक अम्ल। पाचन के बाद जो एक अम्ल उत्पन्न होगा उसको हम लोग कहेंगे कि ग्लाइकोरोनिक अम्ल। ये थोड़ा विषाक्त होता है, लेकिन जब इसमें फिनाइल हाइड्रोक्लिसिक समूह के साथ मिलाकर इसकी क्रिया, कार्बोज में फिनाइल हाइड्रोक्लिसिक समूह के साथ मिलकर जब ग्लाइकोरोनिक का विषैला प्रभाव ये नष्ट कर देता है, ठीक है। तो ये ग्लाइकोरोनिक जो है, इसका जब विषैला प्रभाव नष्ट हो जाता है तो सेक्स हार्मोन हमारे शरीर में कम स्रावित होता है। वरना जब हमारे शरीर में ये प्रभाव, ये कार्बोहाइड्रेट जब कम हो जाएगा तो ये ग्लाइकोरोनिक अम्ल का प्रभाव नष्ट नहीं हो पाएगा, तो हमारे शरीर में यौन हार्मोन या सेक्स हार्मोन का ज़्यादा उत्पन्न होने लगेगा, ठीक है। अगला है यकृत को स्वस्थ बनाए रखने में। फ्रेंड्स, हमारे यकृत में एक जो एवरेज मात्रा में है ग्लाइकोजन, वो रहना ही चाहिए। अगर एकदम से ही ग्लाइकोजन खत्म हो जाएगा या ग्लूकोज की कमी हो जाएगी तो यकृत के कुछ बैक्टीरिया यकृत पे ही आक्रमण करने लगेंगे, जो कि यकृत के लिए नुकसानदायक होता है और उसको क्षति पहुंचाएंगे। तो इसीलिए हमारे शरीर में एक बैलेंस मात्रा में ग्लूकोज होना चाहिए जो ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो सके और हमारे यकृत को स्वस्थ रख सके, ठीक है। और फिर नाड़ी संस्थान को स्वस्थ बनाए रखने में अगला पॉइंट है, नाड़ी संस्थान को ये कैसे स्वस्थ बनाएगा? आपको पता है फ्रेंड्स, हमारे नाड़ी को और हमारी मांसपेशियों को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। अब जब ये ग्लूकोज हमारे नाड़ी और मांसपेशियों को नहीं मिलेगा, मस्तिष्क को नहीं मिलेगा, मतलब नर्वस सिस्टम को जब हमारे ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो ये नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में कुछ न कुछ कार्य हमेशा होते रहते हैं और हमको ऊर्जा मिलती है सिर्फ ग्लूकोज से, और ये ऊर्जा हमारे हर बॉडी पार्ट को चाहिए। और आपको पता है ये ग्लूकोज हमें ऊर्जा देने का काम करता है। ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा तो ग्लाइकोजन में चेंज हो जाएगा, ग्लाइकोजन जब एकदम से खत्म हो जाएगा तो यकृत को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ग्लूकोज जब हमारे मस्तिष्क को, नाड़ी संस्थान को नहीं मिलेगा तो इसको भी ये नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के रिसोर्स कौन कौन से हैं। तो ऐसे ही बता दे रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट के रिसोर्स में सारे आ जाएंगे। जितने भी वनस्पतिक फूड होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के रिच रिसोर्स होते हैं। हम कोई भी फूड ले रहे हैं, मीठा खा रहे हैं या फिर शक्कर, कोई भी खा रहे हैं, मतलब चावल, दाल, रोटी, सब्जी जो भी खा रहे हैं, सब में कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में होता ही है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का पाचन। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बोज का डाइजेशन, मतलब कार्बोज का पाचन कैसे होता है। इसके पहले हम लोग देखे थे कि इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे उसके बाद एक दो पॉइंट रह गया था कि कार्बोज की कमी का प्रभाव और कार्बोज की अधिकता। तो कार्बोज की कमी का वही प्रभाव होगा फ्रेंड्स जो कार्बोज के कार्य थे उसका अपोजिट। अभी आप लोगों को मैंने इसके पहले पढ़ाया था कार्बोज के कार्य, तो अब कमी से क्या प्रभाव होगा? सही बात है भाई, अगर कार्बोज की कमी हो जाएगी तो हमें ग्लूकोज नहीं मिलेगा, और जब हमें ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो हमें ऊर्जा भी नहीं मिलेगा। सही बात है ना। अब ऊर्जा जब नहीं मिलेगी तो हमको थकावट होगी, चिड़चिड़ापन होगा, कमजोरी महसूस होगी। और अगर अधिकता देखा जाए, ठीक है, अब हम बहुत खाए जा रहे हैं, हमारे शरीर में कार्बोज की अधिकता हो गई, तब क्या होगा? तो ये हमारे पैंक्रियाज के बीटा सेल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाएगा इंसुलिन के स्रावण के लिए। अब बहुत ज़्यादा जब ये प्रेशर बनाएगा तो इंसुलिन कितना स्रावित होगा भाई? एक तो मात्रा में स्रावित होगा ना। जब इसकी अधिकता ज़्यादा हो जाएगी तो एक इंसुलिन पे ज़्यादा ही प्रेशर बनाएगा, मतलब इंसुलिन स्रावित करने के लिए ज़्यादा ही प्रेशर बनाएगा। अब अगर नहीं उतना स्रावित हो पाएगा तो हमको क्या होगा? हमें मधुमेह की शिकायत हो जाएगी। और अधिक कार्बोहाइड्रेट लेने से मोटापा हो जाता है, और मोटापा में कई सारे रोग हो जाते हैं, जैसे कि हृदय रोग बहुत सारे हो जाते हैं, डायबिटीज़ भी हो जाता है, कीटोनोसिस हो जाता है, बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो कार्बोज की ना ही हमारे शरीर में अधिकता होनी चाहिए और ना ही कार्बोज की कमी होनी चाहिए। कमी हो जाएगी तो नाड़ी संस्थान में प्रॉब्लम होगी, यकृत में ग्लाइकोजन कम हो जाएगा तो यकृत प्रभावित होगा, और
हमें थकावट महसूस होगी, चिड़चिड़ापन होगा, कमजोरी होगी। अधिकता हो जाएगी तो सबसे पहले हम मोटापे के शिकार हो जाएंगे, उसके बाद मधुमेह के शिकार हो जाएंगे, उसके बाद जितने भी हार्ट डिजीज होंगे उसके शिकार हो जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे कार्बोज का पाचन। अब ये बताएंगे कि कार्बोज का पाचन कैसे होता है। तो सही बात है फ्रेंड्स, कार्बोज हम लोग पढ़े थे कि 80 से 85% हम लोग ग्रहण करते हैं। मतलब एक सामान्य परिवार के लोग, एवरेज है कह सकते हैं, एवरेज तो कह सकते हैं कि 55 से 65% ही होता है। मतलब इतना परसेंट लोग कार्बोहाइड्रेट से ग्रहण करते हैं, ऊर्जा के रूप में कार्बोहाइड्रेट को 55 से 65% तक लोग ग्रहण करते हैं, अगर किसी कंपटीशन की बात करें। लेकिन सामान्यतः देखा जाता है कि 80 से 85% हो जाता है। और अगर रिच लोगों की बात करें तो अपने भोजन में 40 से 45% ही कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन एक एवरेज है कह सकते हैं। अब ये इसका पाचन कैसे होगा। मान लो हमने कार्बोहाइड्रेट ले लिया, ठीक बात है, ये ग्लूकोज में टूटेगा, इसी के रूप में पाचन होगा। तो इसका पाचन होगा मुंह से। कार्बोहाइड्रेट जब हम खाएंगे तो इसका पाचन कहाँ शुरू हो जाएगा, मुंह से ही। जो पके हुए फल होंगे, जो सॉफ्ट होगा, पहले ही इस पे मुंह में ही टायरिन की क्रिया हो जाएगी, मुंह से पाचन होगा। फिर छोटी आंत में के ड्यूडिनम में जाएगा। ड्यूडिनम में कई सारे ड्यूडिनम में 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। उसके बाद ये शेषांत में जाएगा, इलियम में। अब देखिए, ये पहले मुंह में पाचन हुआ, ठीक। अब स्टार्च पे हो रही है, मुंह में कौन सा एंजाइम निकलता है, टाइलिन। तो ये टाइलिन की उपस्थिति में स्टार्च पे जब क्रिया होगी तो ये डेक्स्ट्रिन में चेंज होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद ये जाएगा हमारे किसमें, जब ये मुंह के बाद फिर गया ये हमारे आमाशय में। ठीक है। फिर भोजन ग्रास नली से होते हुए जब आमाशय में पहुंच जाएगा तो आमाशय में पहुंचते हुए जठर रस स्रावित होगा, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। जब ये गैस्ट्रिक जूस निकलता है, ये रस जो होता है ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो भोजन को अम्लीय बना देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्टार्च और डेक्स्ट्रिन पर क्रिया करेगा। अब देखिए यहाँ पे ये स्टार्च पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl की क्रिया हो रही है, ये आमाशयिक या जठर रस इसको कह सकते हैं। अब जब स्टार्च की क्रिया हो गई तो ये डाइसेक्राइड में चेंज हो गया। अब फिर डेक्स्ट्रिन पर HCl की जब क्रिया होगी तब ये डाइसेक्राइड में चेंज हो जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट को हमने 3 पार्ट में बांटा था। एक पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड। मतलब पॉली टेस्ट में टूटेगा, फिर डाई में टूटेगा, फिर मोनो में टूटेगा। मोनो मतलब 1 अणु, डाई मतलब 2 अणु, पॉली मतलब 3 या 3 से अधिक अणु। कभी कभी तो 5000 या 5 से भी अधिक हो जाता है, 5000 से भी अधिक हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी डेक्स्ट्रिन पे HCl की क्रिया हुई या स्टार्च पे HCl की क्रिया हुई तो ये डाइसेक्राइड्स में टूट गया। अब इसके बाद ये यहाँ से आमाशय के बाद ये होते हुए छोटी आंत के ड्यूडिनम यानी पक्वाशय में जाएगा। पक्वाशय में इसको 3 हार्मोन मिलेंगे, सिक्रेटिन, पैंक्रियोजाइमिन और कोलेसिस्टोकाइनिन। अब हम देखेंगे, जब हमने अभी बताया था कि पक्वाशय की भित्ति की कोशिकाओं से 3 हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एक सेक्रेटिन, पैंक्रियोजाइमिन और कोलेसिस्टोकाइनिन। अब देखेंगे हम सेक्रेटिन और पैंक्रियोजाइमिन हार्मोन रक्त परिसंचरण के द्वारा अग्नाशय में पहुंचता है। अग्नाशय से अग्नाशयिक रस निकलता है। अग्नाशय से अग्नाशयिक रस निकलता है। अग्नाशय में एमाइलेज होता है जिससे एमाइलोपेक्टिन कहते हैं। अग्नाशय में जो एमाइलेज होता है उसको एमाइलोपेक्टिन कहते हैं। स्टार्च पर एमाइलेज की क्रिया होती है और एमाइलेज की क्रिया के बाद ये माल्टोज में बदल जाता है। इसके बाद छोटी आंत के इलियन में हम इसको आंत्ररस मिलता है जो भोजन को क्षारीय बना देता है। इसमें कई प्रकार के एंजाइम होते हैं जो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज पे क्रिया करते हैं। जो छोटी आंत का इलियम होता है इसमें आंत्ररस पा करके ये भोजन को जो है मोनोसैक्राइड में बदल देता है। अब इसमें कई प्रकार की क्रिया होती है, जैसे माल्टोज पर माल्टेज की क्रिया ग्लूकोज में बदल जाता है। जब माल्टोज पर माल्टेज एंजाइम की क्रिया होगी तो ये ग्लूकोज में बदल जाएगा। लैक्टोज पर लैक्टेज एंजाइम की क्रिया होगी तो ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में बदल जाएगा। इसी तरह सुक्रोज पर सुक्रेज एंजाइम की क्रिया होगी तो ये ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में टूट जाएगा। आपको पता है ग्लूकोज 1 अणु होगा, गैलेक्टोज 2 अणु होगा। इस तरह से आप जान सकते हैं।